हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म शिक्षा विद मोटिवेशन। आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखेंगे और ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हें पूछे जाने का पूरा अनुमान है, इसलिए हम इनको लेकर आए हैं। चलिए हम कुछ की फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर को 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ये आप याद रखिए, 26 जनवरी 1950 को। इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है कि ये अडॉप्ट किया गया था और ये आया जब लागू हुआ था। प्रीएम्बल पास्ड ऑन, हमारी जो प्रस्तावना है वो कब पारित हुई थी? 22 जनवरी 1947 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा, कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये 22 जनवरी और ये 22 जुलाई। नेशनल सॉन्ग है जो हमारा वंदे मातरम। कई बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है और नेशनल एंथम जनगण मन है। तो नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। और नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 को। ये दोनों ही सेम डे पर अडॉप्ट किए गए थे। उसके बाद हम जब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारा जीएसटी से रिलेटेड जो जीएसटी लागू हुआ वो 101 यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू हमारा जीएसटी एक्ट लागू किया गया था, जो जीएसटी काउंसिल बनी थी। और 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 2019 में आया और ये रिलेटेड है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS से रिलेटेड, जो 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में या प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या फिर जो हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी जॉब्स में, तो वहाँ पर 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। ये लागू हुआ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक, अब इसको फॉलोज द मैंडेट ऑफ आर्टिकल 46। हमारा जो आर्टिकल 46 है कि हमारा जो DPSP है उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, कि गवर्नमेंट जो है वो शैक्षिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं ऐसे वर्गों के अधिकारों के रक्षा करेगी। और DPSP को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया। ये जो हमारा ये जो अमेंडमेंट है 103rd, ये हमारे आर्टिकल 15 का पार्ट 6 और 16 का पार्ट 6, इन दोनों में कुछ चीज़ें ऐड करता है, इसमें भी कुछ अमेंडमेंट करता है। फिर है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये लाया गया था एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के लिए जो ST SC का जो सीट्स हैं वो 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई थी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। जो इनका रिजर्वेशन है लोकसभा और विधानसभा की सीटों में, उसके लिए ये लाया गया था। एंड दिस अबॉलिश द रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, आर्टिकल 334, 334A। और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो लोकसभा में 1 सीट होती है या 2 सीट होती है, वो चीज़ भी अबॉलिश कर दी गई थी। विधानसभा में 1 सीट है, तो ये चीज़ अबॉलिश कर दी गई थी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। फिर इसके बाद हम देखते हैं 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 2018 में आया और ये रिलेटेड है कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC से रिलेटेड है ये। और इसके थ्रू आर्टिकल 338B जोड़ा गया और बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक अलग से नेशनल कमीशन लाया गया। 338B में ये अमेंडमेंट करता है। इसको 338B को ऐड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये इसके द्वारा कुछ प्रोविजंस जोड़े गए हैं 102nd अमेंडमेंट में। वो ये हैं कि जो स्टेट है वो अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस भी मेंटेन कर सकता है। इससे पहले तक सिर्फ प्रेसिडेंट ही जो था वो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को
ऐड उसमें कुछ एडिशन करना है या उसमें से कुछ डिलीट करना है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता था, और जो सेंटर की लिस्ट होती थी एक। लेकिन अब जो है स्टेट अपनी लिस्ट बना सकता है गवर्नर से डिस्कस करके। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना और इसकी जो लिए जो भी प्रक्रिया हमें फॉलो करनी है वो कौन से पार्ट में आती है, तो इसका आंसर है बी, पार्ट 20 में आती है। पार्ट, और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368। ये सब हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है 368 और पार्ट है 20। अगला क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी कि प्रशासनिक अधिकरण जो होते हैं, इनको सेटअप करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, तो ये था 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी। GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 101 केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017। ये डेट आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि ये कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। ये 52nd अमेंडमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, जो दल बदल कानून है कि कुछ विधायक किसी लालच के वश या सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए या अपने निजी फ़ायदे के लिए अपना दल बदल लेते हैं इलेक्शंस में चयनित होने के बाद 6 महीने के बाद, तो उसको रोकने के लिए ये 52nd अमेंडमेंट लाया गया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनिसिपैलिटीज़ बाय एडिंग विच पार्ट। तो जो है पंचायतों से रिलेटेड था, पार्ट 9A जोड़ा गया जो कि पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत से। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था। सॉरी, ये पार्ट 9A इज़ रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पार्ट 9 ये रिलेटेड है पंचायत से। पंचायत से पार्ट 9 रिलेटेड है और ये 73rd अमेंडमेंट से आया था। और 74th अमेंडमेंट से म्यूनिसिपैलिटीज़ वाला पार्ट जोड़ा गया जो कि पार्ट 9A है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? तो ये हमारा था ऑप्शन सी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 1989 में आया था, एनेक्टेड हुआ यानी कि लागू हुआ था 1989 से। इट लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18। बाय दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 326 वॉज अमेंडेड, क्योंकि आर्टिकल 326 ये बोलता है कि किसी भी वयस्क व्यक्ति को जो कि 21 साल का है उसे वोट डालने का अधिकार है, और इस आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया और इसको 21 की जगह क्या किया गया, 18 किया गया। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन। कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है? तो इसके लिए है हमारा आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86, ये 2002 में आया था, 86th अमेंडमेंट 2002, और ये प्रोवाइड करता है हमें फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में जोड़ा गया एजुकेशन को। द अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A। तो इसमें दो काम किए गए थे, इससे दो काम किए गए। एक तो पार्ट 3 में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, दूसरा जो अमेंडमेंट किया गया था वो किस में किया गया था, आर्टिकल 21A में। भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? विच वॉज द लेंथीएस्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सबको पता है आर्टिकल ये 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें सब ये इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, कम से कम 10-12 चीज़ें जो थीं कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, इसलिए। तो इट वाज एनेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय इंदिरा गांधी। देन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दिस एक्ट हैज़ ब्रॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 44th संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? विच ईयर, इन विच ईयर 44th अमेंडमेंट वॉज पास्ड? तो ये है आर्टिकल, ये आंसर ए 1978। 24वां संशोधन किससे संबंधित है? अब ये संबंधित है हमारा ऑप्शन बी, फंडामेंटल राइट से। कैसे? क्योंकि ये अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। क्योंकि ये अमेंडमेंट ये बोलता था कि पार्लियामेंट को किसी भी अनुच्छेद में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में संशोधन का अधिकार है। पार्लियामेंट जो है वो सर्वे सर्वा हो जाती है इससे, इसलिए इसको 24वां संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पंचायत्स? इट्स पार्ट 9। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वॉज प्रोवाइडेड थ्रू इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 243 टू पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 9 में आर्टिकल 243 को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 243 किससे रिलेटेड है? पंचायत से। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। वैलिडेशन ऑफ जमींदारी अबॉलिशन लॉ, जो जमींदारी लॉ थे उस जमींदारी को मिटाने के लिए एक लॉ लाया गया और उसको 1951 में पहले अमेंडमेंट से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। इट इज़ ऑफिशियली टर्म्ड एज, ये ऑप्शन ए है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो 2015 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो इंडियन ओरिजिन के कैटेगरीज है, इंडियन ओरिजिन के जो सिटीजन्स हैं उनकी कैटेगरी में एक नया कैटेगरी ऐड की गई थी और वो कैटेगरी थी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट अभी हमने पीछे देखा 1951 में आया था और इससे क्या किया गया था? एडेड 9th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 9th शेड्यूल को ऐड करता है और ये 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? ये हमारी भूमि सुधार से रिलेटेड है। जितने भी भूमि सुधार या भूमि सुधार के कानून थे, लैंड से रिलेटेड जो भी कानून थे, ये उनसे रिलेटेड है। और ज़मींदारी जो सिस्टम था उसको अबॉलिश करने के लिए लाया गया था। फिर है 7th अमेंडमेंट 1956, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। भाषाई आधार पर जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि आंध्र प्रदेश भी था, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब ने बने। तो इस तरीके से ये लाया गया था 7th अमेंडमेंट 1956। फिर है 24th अमेंडमेंट 1971, अभी हमने पीछे देखा। इट एक्सटेंड्स द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी जो है चेंज कर सकती है, उसमें भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी कम या ज़्यादा कर सकती है। फिर है 42nd अमेंडमेंट 1976 और 44th अमेंडमेंट 1978। इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और 78 जो 44th लाया गया था, ये लाया गया था टू चेंज सम प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट्स जो थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी और 42nd के बाद जब 44th अमेंडमेंट 1978 आया तो इसने उनमें से बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स थे उनको वापस उलटकर एज इट इज़ कर दिया और उसमें चेंजेस किए। फिर है 52nd अमेंडमेंट 1985, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है और ये 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। 61st अमेंडमेंट 1989, ये एज लिमिट ऑफ वोटिंग से रिलेटेड है। इसमें रिड्यूस करके 21 से 18 कर दी गई थी। इसका ईयर याद रखिए 1989। 65th अमेंडमेंट 1990, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड STs। SC और STs के लिए नेशनल कमीशन बनाया गया 65th अमेंडमेंट से अंडर आर्टिकल 338। और इसके बाद जब 89th अमेंडमेंट आया तो उसने STs के लिए अलग से एक नया कमीशन बनाया, सेपरेट कमीशन फॉर STs, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 338A। और हमने अभी पीछे देखा 338B, वो रिलेटेड है बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन होता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और 338A ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से, ये वाला पंचायत से है, 73rd और 74th है म्यूनिसिपैलिटी से। फिर 86th अमेंडमेंट की बात करें हम 2002, ये राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A से रिलेटेड है। राइट टू एजुकेशन भी हमारा फंडामेंटल राइट है। 91st अमेंडमेंट 2003 की बात करें तो ये बोलता है कि 15% मिनिस्टर्स जो होंगे इन लेजिस्लेचर्स, ये बताता है कि विधानसभा में जो विधानसभा के 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि मंत्री परिषद जो भी होगी या जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, वो उसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो 15% ऑफ लेजिस्लेचर से ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 97th अमेंडमेंट 2011, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर पार्ट 9B को बनाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, इसलिए ये नया 9B पार्ट ऐड किया गया। पार्ट 9B ये बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी हैं। तो आर्टिकल 243 जो है, टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर 19(1)(c), जो हमारा आर्टिकल 19 है उसका पार्ट 1 है और उसका सब पार्ट C है, ये रिलेटेड है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। और इसके लिए अमेंडमेंट किया गया था 97th अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाता है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 इज़ रिलेटेड टू, तो आप बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और 9B पार्ट ऐड किया गया था। 99th अमेंडमेंट 2014 की बात करें, इट एस्टैब्लिश्ड NJAC, जो नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी काउंसिल जो है, NJAC के लिए 99th अमेंडमेंट लाया गया था। फिर है 100th अमेंडमेंट 2015, लैंड एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया का कुछ लैंड बांग्लादेश को दिया गया और बांग्लादेश ने कुछ लैंड इंडिया को दिया। ये जो काम हुआ था ये 100th अमेंडमेंट 2015 के अंडर हुआ। 21st अमेंडमेंट 1967 जो है, इसने सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में ऐड किया, सिंधी भाषा को ऐड किया। 71st अमेंडमेंट 1992, इसने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया। 92nd अमेंडमेंट 2003, इसने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया। तो ये तीनों जो हैं ये शेड्यूल 8 से रिलेटेड हैं, हमारी लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जो थी, अब इस समय 22 हो गई हैं, उस समय 18 थी और इससे पहले 15 थी जो लैंग्वेजेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको कि अपनाया गया था। तो 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92 अमेंडमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel. Stay happy and stay healthy. Thank you.